बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ आमना और आज का टॉपिक है फूड डिटेरियोरेशन। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी अच्छी सी बात आपके साथ डिस्कस करूंगी। आज की अच्छी बात यह है कि आपने खुद को हर टाइम कॉन्फिडेंट रखना होता है, चाहे आप अकेले बैठे हुए हैं, चाहे आप सबके दरमियान में बैठे हुए हैं। यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंस आपने कब आएगा? सबसे पहली चीज, आप अपना कंपैरिजन दूसरों के साथ करना बंद कर दें। ये ऐसी चीज है जो आपके कॉन्फिडेंस को बिल्कुल खत्म कर देती है। खुद को कुछ समझें, खुद को दूसरों के साथ कंपेयर मत करें। कंपेयर करेंगे तो कॉन्फिडेंस लूज होगा। तो ये आज की टिप थी, सोचिएगा इसके बारे में। अब स्ट्रेट अवे अपने टॉपिक पे आते हैं। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट फूड डिटेरियोरेशन एंड इट्स कंट्रोल। फूड डिटेरियोरेशन एंड इट्स कंट्रोल ये बेसिकली फूड साइंस का एक टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए, हमें रोज अपनी फूड में क्या चाहिए होता है? पीएलसी चाहिए होती है। पीएलसी क्या होती है? पी फॉर प्रोटीन, एल फॉर लिपिड एंड सी फॉर कार्बोहाइड्रेट। हम जो कुछ भी खाते हैं वो इन तीनों चीजों के इर्द गिर्द घूमता है। प्रोटीन किस में प्रेजेंट होती है? लाइक हम लोग मीट खाते हैं, उसमें प्रोटीन प्रेजेंट होती है। लिपिड किस में प्रेजेंट होता है? हम लोग फ्राइज खाते हैं, उसमें लिपिड प्रेजेंट होता है। इसके अलावा चीज में, क्रीम चीज में, बटर में और जितनी भी ऑयली चीजें आपके जहन में आएंगी उन सब में लिपिड प्रेजेंट होगा। प्लस कार्बोहाइड्रेट किस में प्रेजेंट होगा? रोज हम रोटी खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, उनमें क्या प्रेजेंट होगा? कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होंगे। तो हमारी जो फूड है वो किसके इर्द गिर्द घूमती है? पीएलसी के, प्रोटीन, लिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। अच्छा, अब फूड डिटेरियोरेशन बेसिकली क्या होता है? फूड डिटेरियोरेशन होता है कि जो हमारी फूड है वो खराब हो जाती है। कैसे? पहले हम फूड डिटेरियोरेशन की डेफिनेशन पढ़ते हैं। फूड डिटेरियोरेशन बेसिकली क्या होता है? अ सीरीज ऑफ कंटिन्यूस degradative changes occurring in a food item which may affect the product's wholesomeness, result in a reduction of its quality and alter its serviceability. फूड डिटेरियोरेशन का मतलब होता है कि हमारी जो फूड है वो डिटेरियोरेट हो जाती है, मतलब वो खाने के काबिल नहीं रहती, क्योंकि माइक्रोबियल कंटेंट उस पर एक्ट करता है। माइक्रोबियल कंटेंट में कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी? आपका बैक्टीरिया, फंगस और मोल्ड मोस्ट कॉमनली। ये क्या करते हैं भाई? ये हमारी फूड में रहते हैं, ठीक है, दे स्टे इन आवर फूड। और कौन सी फूड में? जो हम खाते हैं। तो जब बैक्टीरिया, फंजाई या मोल्ड या कोई और चेंजेस अगर होंगी हमारी फूड में तो क्या होगा कि हमारी फूड डिटेरियोरेट हो जाएगी, खाने के काबिल नहीं रहेगी। फूड उस वक्त डिटेरियोरेट होती है जब उसमें कुछ केमिकल चेंजेस होती हैं। केमिकल चेंजेस क्यों होती हैं? माइक्रोबियल कंटेंट की वजह से। मतलब जब उस फूड पे कोई बैक्टीरिया अटैक कर दे, जब उस फूड पे कोई फंगस अटैक कर दे, जब उस फूड पे कोई मोल्ड लग जाए। अब जब केमिकल चेंजेस होंगी, ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा कि फूड में कुछ फिजिकल चेंजेस भी आना शुरू हो जाएंगी। मतलब कोई भी फूड हम घर लेकर आए हैं, ठीक है, एकदम से वो खराब नहीं हो सकती। मतलब ऐसा नहीं होगा कि हम उसको रखेंगे और ठीक 1 मिनट बाद वो खराब हो जाएगी, नहीं। फूड उस वक्त डिटेरियोरेट होती है जब उसमें केमिकल चेंजेस आती हैं और उसके बाद उसकी फिजिकल चेंजेस आती हैं। फिजिकल चेंजेस जब आएंगी तो उसकी जो अपीयरेंस होगी फूड की वो हमें नजर आएगी, ये ठीक नहीं लग रही, ये खराब लग रही है, तो अपेरेंटली वो फूड हमें खराब लगेगी। तो इसे कहते हैं जी फूड डिटेरियोरेशन। और इससे क्या होता है कि हमारी खुराक की क्वालिटी भी खराब हो जाती है और उसकी सर्विसेबिलिटी भी ऑल्टर हो जाती है। फूड डिटेरियोरेशन को मजीद अंडरस्टैंड करने से पहले आपको एक डिफरेंस पता होना चाहिए कि फूड डिटेरियोरेशन क्या होता है प्लस फूड स्पॉइलेज क्या होता है और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। फूड डिटेरियोरेशन, इट्स ए स्टेज ऑफ फूड स्पॉइलेज at which it can be eatable by human and will cause no harm। मतलब ये ऐसी स्टेज होती है फूड स्पॉइलेज की जिसमें अगर कोई पर्सन डिटेरियोरेटेड फूड खा लेगा तो बीमार नहीं होगा, ठीक है। मतलब जो डिटेरियोरेटेड फूड होती है ना वो खाई भी जा सकती है। मतलब अभी उसमें इतनी केमिकल चेंजेस, इतनी फिजिकल चेंजेस नहीं हुई होती कि वो खाने के काबिल ना रहे, बट टू सम एक्सटेंट वो खराब होने के करीब करीब होती है। अब फूड स्पॉइलेज बेसिकली क्या होती है? इट्स अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। मतलब इस स्टेज पे फूड में ऐसी केमिकल चेंजेस, ऐसी फिजिकल चेंजेस आ जाती हैं
कि वो फूड ह्यूमंस की कंजप्शन के लिए अनफिट समझी जाती है, मतलब इट कंसिडर अनहेल्दी फॉर ह्यूमन एंड हम समझते हैं कि इट्स नॉट फॉर यूज़। ठीक है, तो अगर कोई फूड ऐसी खा ले जो कि स्पॉइल हो चुकी हो तो क्या होगा, वो पर्सन फ़ौरन से बीमार हो जाएगा, फूड पॉइजनिंग स्टार्ट हो जाएगी। और इवन आप लोग ने देखा भी है, बहुत दफ़ा न्यूज़ में भी सुना है कि किसी रेस्टोरेंट में गए, वहाँ पे खाना खाया और क्या हो गया, डेथ हो गई। क्यों? क्योंकि वो फूड स्पॉइलेज हो चुकी होती है, वो खाने के काबिल नहीं होती। अगर कंजप्शन करते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, फूड पॉइजनिंग हो सकती है। फूड पॉइजनिंग होगी आपको तो डायरेक्टली आपकी बॉडी में क्या होगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगी, और आपकी बॉडी में अगर पानी कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपकी डेथ हो सकती है। तो ये था जी डिफरेंस फूड डिटेरियोरेशन का और फूड स्पॉइलेज का। Now let's discuss the definition of food spoilage. Food spoilage is the decomposition of food by enzymes or microorganisms. आपकी फूड उस वक़्त ख़राब हो जाएगी, स्पॉइल हो जाएगी जब उस पे एंजाइम्स एक्ट करेंगे, जब उस पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट करेंगे। एज आई टोल्ड बिफोर कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे स्टे इन आवर फूड, दे ईट आवर फूड। और अगर अप्रोक्सीमेटली अगर मैं वर्ल्ड्स फूड सप्लाई की बात करूं तो क्लोज टू 1/3 ऑफ वर्ल्ड फूड इज़ वेस्टेड एनुअली, मतलब पूरी दुनिया की जितनी भी फूड सप्लाई है, ठीक है, उसमें से 1/3 वेस्ट हो जाती है एनुअली ड्यू टू फूड स्पॉइलेज। नाउ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ फूड डिटेरियोरेशन? फूड डिटेरियोरेशन के कॉजेज क्या होते हैं? 4 कॉजेज होते हैं। सबसे पहले मैकेनिकल इफेक्ट। मैकेनिकल इफेक्ट में आ जाएगा कि जो फूड होती है उस पर वाउंड्स आ जाते हैं। वाउंड्स कैसे आ सकते हैं कि फ़र्ज़ करो कि एक फूड आई है मार्केट में, देखिए घर आते आते उस पर कोई वाउंड हो गया, सही तरह से वो सप्लाई नहीं हुई, या फिर एक सिटी से दूसरे सिटी में फूड आते आते इतनी अच्छी सप्लाई चेन नहीं थी जिसकी वजह से एक मैकेनिकल इफेक्ट आ गया, फूड में वाउंड्स आ गए और इसकी वजह से फिर फूड जो होगी वो स्पॉइल हो जाएगी। अच्छा, फिज़िकल इफ़ेक्ट्स भी फूड को डिटेरियोरेट कर सकते हैं। फिजिकल इफेक्ट्स में आ जाएगा आपका टेम्परेचर। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर, फ्लक्चुएटिंग जो टेम्परेचर होता है मैं उसकी बात कर रही हूँ। ह्यूमिडिटी, लाइट, प्रेशर, और इसके अलावा केमिकल इफेक्ट्स में एंजाइमेटिक रिएक्शंस, बहुत से एंजाइम्स फूड पे एक्ट करते हैं और उसको स्पॉइल कर देते हैं। माइक्रोबियल इफेक्ट्स में यीस्ट, बैक्टीरिया, मोल्ड्स, प्रोटोजोआ एंड फेजिस फूड पे एक्ट करते हैं और फूड को डिटेरियोरेट कर देते हैं। फेजिस क्या है जी? ये भी वायरस है। तो ये थे जी कुछ कॉजेज फूड डिटेरियोरेशन की, इनको हम डिटेल से पढ़ते हैं। अब कॉजेज ऑफ फूड डिटेरियोरेशन डिस्कस करने से पहले मैं आपके साथ शेल्फ लाइफ डिस्कस करूँगी। शेल्फ लाइफ बेसिकली क्या होता है? शेल्फ लाइफ किसकी? फूड की शेल्फ लाइफ। शेल्फ लाइफ क्या होता है जी? लेंथ ऑफ टाइम a product may be stored without becoming unsuitable for use or consumption. Like एक टाइम पीरियड होता है, ठीक है, तब तक वो फूड फ्रेश रहेगी, खाने की काबिल रहेगी, एक पर्सन कंज्यूम कर सकता है। लेकिन अगर उस टाइम से ऊपर तक आप उस फूड को अपने पास स्टोर करके या फिर सेव करके रखोगे तो क्या होगा? वो खाई नहीं जाएगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसका जो टेस्ट आप प्रिजर्व करते हो अपने पास स्टोर करके वो भी वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, उसका फिजिकल टेक्सचर भी चेंज हो जाएगा, तो वो यूज़ के लिए नहीं रहेगी। जैसे कि सिट्रस फ्रूट की अगर मैं बात करूँ, सिट्रस फ्रूट में आपके ऑरेंजेस आ जाएंगे, मौसमी आ जाएगी, आपके लेमन आ जाएंगे। ठीक है, आप इनको अपने फ्रिज के ड्रॉर में सेव कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा 2 वीक्स के लिए। ठीक, एप्पल्स, कैरेट्स की बात करें, आप इनको स्टोर कर सकते हो अपने फ्रिज के ड्रॉर में 3 वीक्स के लिए। एवोकेडो की बात करते हैं, आप एवोकेडो को 4 दिन के लिए सिर्फ सेव करके रख सकते हो अपने फ्रिज में। बेरीज जैसे कि स्ट्रॉबेरीज वगैरह आ जाएंगी। ठीक है, आप इनको 5 दिन के लिए सेव कर सकते हो फ्रिज में, उसके बाद फंगस लगना शुरू हो जाएगी। जैसे कि फूड की शेल्फ लाइफ होती है, बिल्कुल इसी तरह मेडिसिन की भी शेल्फ लाइफ होती है। यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा एक्स्ट्रा नॉलेज दे देती हूँ। मैंने एमफिल में एक सेमेस्टर में फार्मास्यूटिकल पढ़ी थी, तो उसमें हम लोग ने मेडिसिन की पूरी शेल्फ लाइफ पढ़ी थी, तो मैं जा रही थी मैं आपके साथ थोड़ा डिस्कस कर लूँ। देखें, होता क्या है कि हम जब कोई भी पेन किलर यूज़ करते हैं, ठीक है, जिस तरह फूड की शेल्फ लाइफ होती है बिल्कुल उस तरह
मेडिसिन की भी शेल्फ लाइफ होती है। फर्ज करो कि आपको आपके पाँव में पेन हो रही है, आपने पेन किलर उठाई, खा ली, और आप देखोगे कि फ़ौरन से आराम नहीं आएगा, टाइम लगेगा। कितना टाइम लगेगा? टाइम लग जाएगा कि आधे घंटे का टाइम लगेगा। उसके बाद आपको सुकून मिलना शुरू हो जाएगा, वो पेन रिलीव होना शुरू हो जाएगी। रीज़न बिहाइंड दैट क्या है जी, कि उस मेडिसिन की, उस पेन किलर की एक शेल्फ लाइफ थी, उसने तभी एक्ट करना था। अब क्या होगा, 4-5 घंटे आपको पेन फील नहीं होगी। इट्स मीन कि वो जो पेन किलर आपने खाई थी उसकी शेल्फ लाइफ कितनी थी? सिर्फ 4 से 5 घंटे थी। उसके बाद आपको दोबारा से दर्द स्टार्ट हो जाएगी, फिर आप क्या करोगे? एक और पेन किलर उठाओगे, खा लोगे, उसकी शेल्फ लाइफ भी कितनी होगी? 4 से 5 घंटे। मतलब कि 4 से 5 घंटे बाद फिर से आपको पेन स्टार्ट होगी और फिर से आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी। तो जिस तरह मेडिसिन की शेल्फ लाइफ होती है, बिल्कुल उस तरह फूड की भी एक शेल्फ लाइफ होती है। वो चीज़ें आप अपने जहन में रखा करें जो हम रोज़ फेस करते हैं। तो ये मेडिसिन से हमारा रोज़ ही पाला पड़ता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सी मेडिसिन का कितना शेल्फ लाइफ है, उस पर लिखा होता है। उसके साथ जो पम्फलेट मिलता है उसको पढ़ने की कोशिश किया करें। अब आते हैं जी मैकेनिकल इफ़ेक्ट्स पे। मैकेनिकल इफ़ेक्ट वो इफ़ेक्ट होता है, वो इनिशियल पॉइंट होता है जब आप अपनी फूड को ख़राब कर लेते हो मिस हैंडलिंग के थ्रू। मिस हैंडलिंग के थ्रू कैसे? मतलब फ़र्ज़ करो कि हार्वेस्टिंग, प्रोसेसिंग या फिर डिस्ट्रीब्यूशन, इन तीनों प्रोसेस के दौरान आपकी जो फूड है वो मिस हैंडल हो जाती है। मतलब सही तरह से आप हार्वेस्टिंग नहीं कर पाते या प्रोसेसिंग या डिस्ट्रीब्यूशन सही तरह से नहीं कर पाते, तो आपकी जो फूड होगी वो इनिशियल पॉइंट पे क्या हो जाएगी? मिस हैंडल हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा? दिस विल लेड टू अल्टीमेट रिडक्शन ऑफ शेल्फ लाइफ। जिससे क्या होगा कि उस फूड की शेल्फ लाइफ ख़राब हो जाएगी। फ़र्ज़ करो आप अपने घर में टमाटर लेकर आए हो, ठीक है, मार्केट से, तो वो इतने फ्रेश नहीं लग रहे हैं, उस पर वाउंड्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है, आपको नज़र आ रहा है अच्छा ये टमाटर यहाँ से ख़राब है, लेकिन आपको तो चलो सस्ते ले लेते हैं। देखिए एक नुकसान ये भी होगा कि आप उसको उतने दिन के लिए सेव नहीं कर पाओगे जितनी उसकी शेल्फ लाइफ होती है। अगर ऑलरेडी वो ख़राब है तो उसकी शेल्फ लाइफ रिड्यूस हो जाएगी। अब देखते हैं कि एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स कौन से होते हैं जो कि फूड को डिटेरियोरेट करते हैं। ड्यूरिंग स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन फूड्स आर एक्सपोज टू वाइड रेंज ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस सच एज टेम्परेचर। ये मैंने TEMP एक शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, आप लोगों ने पेपर में ऐसे नहीं लिखना, आप लोगों ने पूरे स्पेलिंग लिखने हैं टेम्परेचर के। ऑक्सीजन, लाइट एंड ह्यूमिडिटी। अब जब आप फूड को स्टोर कर रहे होते हो या फिर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हो तो एनवायरमेंटल कंडीशंस उस पर क्या करती हैं? एक्ट करती हैं। एनवायरमेंटल कंडीशंस में आपका टेम्परेचर आ जाएगा, आपकी ऑक्सीजन आ जाएगी, लाइट आ जाएगी, ह्यूमिडिटी आ जाएगी। ये क्या करती हैं? ये ट्रिगर कर देती हैं किस प्रोसेस को? डिटेरियोरेशन के प्रोसेस को, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जब डिटेरियोरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है तो जो कंज्यूमर है वो फूड को रिजेक्ट कर देता है। वो कहता है कि भाई ये तो खाने के काबिल ही नहीं रही, ठीक है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा टेम्परेचर दे दिया जाए, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा सप्लाई हो जाए, लाइट और ह्यूमिडिटी, ठीक है, बहुत मैटर करती है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल आप लोगों के सामने लिखी है। ट्यूबरस एंड लीफी वेजिटेबल्स when kept in atmosphere with low humidity subsequently built and dried food kept in high humidity pick up moisture and become soggy। ट्यूबरस वेजिटेबल्स कौन सी होती हैं? वो वेजिटेबल्स जो कि अंडरग्राउंड ग्रो होती हैं। एंड लीफी वेजिटेबल्स में आप लोगों का जो ग्रीन वेजिटेबल्स जैसे कि आप लोगों का सलाद आ जाएगा, ठीक है, पालक आ जाएगी, स्पिनिश वगैरह, क्लियर। तो ये सब अगर आप इनको लो ह्यूमिडिटी में रख दो, ठीक है, तो ये इनका टेक्सचर ख़राब हो जाएगा, इनकी फिजिकल अपीयरेंस ख़राब हो जाएगी। ये याद रहे कि एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट्स की वजह से सबसे ज़्यादा केमिकल चेंजेस फूड में प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती हैं और उसके बाद फूड जो है वो डिटेरियोरेट हो जाएगी। बिल्कुल इस तरह अगर कोई ड्राइड फूड है, अगर आप उसको हाई ह्यूमिडिटी दे दो तो वो मॉइस्चर को पिकअप कर लेगी और सोगी हो जाएगी। और इसके अलावा मैं आप लोगों को एग्जांपल दूँ, जैसे कि दूध अक्सर अगर आप फ्रिज में रखना भूल जाओ तो वो ख़राब हो जाएगा। एक और एग्जांपल है कि फ़र्ज़ करो कि दूध आप लोगों ने फुल बॉईल कर लिया, ठीक है, अगर आप उसको उठा के फ़ौरन से फ्रिज में रख दो तो क्या होगा कि उसका टेम्परेचर इम्बैलेंस हो जाएगा, तो दूध फ़ौरन से फट जाएगा, ख़राब हो जाएगा। इसके अलावा आप लोगों को मैं फ्लक्चुएटिंग टेम्परेचर की एग्जांपल एक दे देती हूँ कि आप लोग क्या करते हो कि कोई भी चीज़ है, फ़र्ज़ करो कोई सालन आप लोगों ने घर में बनाया है, ठीक है, आप लोगों को लगता है ये ख़राब हो जाएगा, अभी खाने को दिल नहीं कर, आप लोगों ने उठाया
और उसको फ्रीज़र में रख दिया और सोचा कि बस फ्रीज़र में रख दिया तो बस अब तो ये बिल्कुल फ्रेश ही निकलेगा, इसका जो टेस्ट है वो भी बिल्कुल प्रिजर्व हो जाएगा। लेकिन याद रहे, फ्रीज़र में रख के भी फूड की एक शेल्फ लाइफ होती है। फ्रीज़र में अगर फ्लक्चुएटिंग टेम्परेचर, अगर फ्रीजिंग पॉइंट इतना ज़्यादा हो जाए कि फ्लक्चुएटिंग टेम्परेचर, फ्रीजिंग टेम्परेचर उसको मिलेगा फूड को, तो उसका पूरा टेक्सचर ख़राब हो जाएगा। फर्स्ट करो कि आइसक्रीम अगर हम रख दें फ्रीज़र में, ठीक है, और उसके बाद फ्लक्चुएटिंग टेम्परेचर उसको दे दें, तो रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ आइसक्रीम हो जाएगी और एक अनडिज़ायरेबल सैंडी सा टेक्सचर, टेस्ट आ जाएगा आइसक्रीम का, कि फिर वो खाने के काबिल नहीं रहेगी। अब बात करते हैं केमिकल इफ़ेक्ट्स की। मैंने आपको बिल्कुल स्टार्ट में बताया था कि फूड उस वक्त डिटेरियोरेट होती है जब उसमें केमिकल इफ़ेक्ट्स, केमिकल फैक्टर्स एक्ट करना शुरू होते हैं। जब केमिकल इफ़ेक्ट आ जाएगा फूड में, उसके बाद फिर उसकी फ़िज़िकल चेंजेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। तो केमिकल इफ़ेक्ट्स बेसिकली किन किन चीज़ों की वजह से होते हैं? एंजाइमेटिक इफ़ेक्ट, केमिकल इफ़ेक्ट में आपकी एंजाइमेटिक इफ़ेक्ट्स आ जाएंगे, मतलब आपके एंजाइम्स जो उनसे वो फूड को ख़राब करेंगे। रेंसिडिटी, रेंसिडिटी मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ। और इसके अलावा कुछ दूसरे केमिकल रिएक्शंस की वजह से फूड डिटेरियोरेट हो जाती है। सबसे पहले हम एंजाइमेटिक ब्राउनिंग के बारे में पढ़ते हैं। एंजाइमेटिक ब्राउनिंग क्या होता है कि इसमें एंजाइम्स आपकी फूड पे एक्ट करते हैं और उसका कलर चेंज कर देते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं एग्जांपल दूंगी बनाना की। बनाना आप छील के रखो, उसको मैश करो, मैश करके एक बाउल में रख दो, आप देखोगे कि उसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा। क्यों क्यों चेंज होगा उसका कलर? इसको हम कहते हैं एंजाइमेटिक ब्राउनिंग हो गई है, मतलब कि एंजाइम्स ने उस पर एक्ट किया है, ठीक है, और आपकी फूड का कलर चेंज कर दिया है। बिल्कुल इस तरह ब्राउनिंग ऑफ एप्पल भी एक एग्जांपल है, आफ्टर कटिंग, एंड ऑल्सो पोटैटो आफ्टर पीलिंग, एंड ऑल्सो एवोकाडो आफ्टर पीलिंग। पोटैटो को आप लोग जैसे ही पील करते हो, ठीक है, थोड़ी देर के लिए उसको रखते हो, तो क्या होता है कि आलूओं का कलर चेंज होना शुरू हो जाता है। एवोकाडो को भी अगर आप लोग पील ऑफ करो, ठीक है, उसको मैश करो, तो उसका कलर भी चेंज हो जाएगा। तो ये सब किसकी एग्जाम्पल है? एंजाइमेटिक ब्राउनिंग की एग्जाम्पल है। तो एंजाइमेटिक ब्राउनिंग में बेसिकली क्या होता है कि आपकी फूड का कलर चेंज हो जाता है क्योंकि उस पर एंजाइम्स एक्ट करते हैं और फिर वो खाने के काबिल नहीं रहती है। अच्छा, अब हम देखते हैं कौन कौन से एंजाइम्स कौन कौन सी फूड पे एक्ट करते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है एंजाइमेटिक इफेक्ट्स, ठीक है। तो एंजाइमेटिक इफेक्ट्स देखने के लिए हम देखते हैं कौन कौन से एंजाइम कौन कौन सी फूड पे एक्ट करते हैं। लाइपेस डिग्रेड कर देता है मिल्क को और ऑयल को, ठीक है, मिल्क और ऑयल में हाइड्रोलाइटिक रेंसिडिटी करवाकर। इस तरह के एंजाइम है पर ऑक्सीडेजेस, ये फ्रूट्स में ब्राउनिंग कोज करता है। अभी मैंने आप लोगों के साथ एंजाइमेटिक ब्राउनिंग डिटेल में डिस्कस कर ली है। इसके अलावा एक एंजाइम है थायामाइनेज, मीट और फिश में डिस्ट्रक्शन ऑफ थायमिन करवाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि फिश खराब हो जाती है, मीट खराब हो जाता है। नाउ लेट्स डिस्कस रेंसिडिटी। रेंसिडिटी बेसिकली क्या होती है? रेंसिडिटी इज द डेवलपमेंट ऑफ अनप्लेजेंट स्मेल इन फैट्स एंड ऑयल। मतलब कि रेंसिडिटी एक केमिकल रिएक्शन है जिसकी वजह से क्या होता है कि फैट्स और ऑयल्स में अनप्लेजेंट सी स्मेल क्रिएट हो जाती है। अब अनप्लेजेंट स्मेल जनरेट होने की वजह से क्या होता है कि ऑयल और फैट्स का टेक्सचर चेंज हो जाता है, ठीक है। The appearance of unsaturated fatty acid in food is a prime reason for food deterioration. अब ये जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड फूड में प्रेजेंट होते हैं, ये एक प्राइम सोर्स होता है फूड को डिटेरियोरेट करने का। इसके अलावा कुछ दूसरे केमिकल रिएक्शंस भी होते हैं फूड में जो कि फूड को डिटेरियोरेट कर देते हैं। माइक्रोबियल इफेक्ट्स। माइक्रोबियल इफेक्ट्स में आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपकी फूड को डिटेरियोरेट करेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में बैक्टीरिया आ जाएगा, फंजाई, मोल्ड्स वगैरह ये सब आ जाएंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव द एबिलिटी टू मल्टीप्लाई एट हाई रेट्स व्हेन फेवरेबल कंडीशंस आर प्रेजेंट। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में ये एबिलिटी होती है कि वो बहुत जल्दी मल्टीप्लाई होते हैं जब उनके अकॉर्डिंग एक फेवरेबल कंडीशन होगी। फर्ज करो कि एक ब्रेड है, ठीक है, आपने उसको फ्रिज में रखना है, ठीक है, लेकिन आप उसको 15-20 दिन के लिए बाहर पड़ रहने देते हो, तो क्या होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए एक फेवरेबल कंडीशन बन जाएगी, वो मल्टीप्लाई होंगे और उसको ख़राब करते रहेंगे। अब अगर आपके पास कुछ वेजिटेबल्स फ्रूट्स हैं, ठीक है, अगर वो वेजिटेबल्स फ्रूट्स एक पौधे पे लगी हुई हैं, हार्वेस्ट नहीं हुई,
और फर्ज करो कि माइक्रोबियल अटैक हो गया है आपके पौधों पे, आप लोग कोई भी अच्छा सा डिफेंस मैकेनिज्म यूज करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अपनी फूड को बचा सकते हो। लेकिन जैसे ही आपने फल या सब्जी को पौधे से तोड़ लिया, उसके बाद फौरन से माइक्रोबियल अटैक उस पर हो सकता है। आपने तब भी उसको टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट, हर चीज़ का ख्याल रखना है। देन ईच माइक्रोऑर्गेनिज्म हैज़ एन ऑप्टिमम टेम्परेचर एट विच इट ग्रोस बेस्ट। हर ऑर्गेनिज्म का अपना एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जिस पे वो अच्छी तरह से ग्रो कर सकता है। अ मिनिमम टेम्परेचर बिलो विच ग्रोथ नो लॉन्गर टेक्स प्लेस। और हर माइक्रोऑर्गेनिज्म का एक ऐसा टेम्परेचर जिससे नीचे वो ग्रो नहीं कर सकता, और समटाइम अगर हम ज़्यादा टेम्परेचर दे दें तो उस पर भी माइक्रोऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर सकता। तो टेम्परेचर, केमिकल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस, इन सब का बहुत ख्याल रखना है, तभी आप अपनी फूड को बचा सकते हैं। अच्छा, अब आप अपनी फूड को किस तरह डिटेरियोरेट होने से कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि भाई ऑप्टिमम टेम्परेचर हर माइक्रोऑर्गेनिज्म का होता है, ठीक है, उसके मुताबिक उसने ग्रो करना होता है। अगर आप लोग टेम्परेचर को ध्यान में रखोगे, टेम्परेचर ना ही इतना फ्लक्चुएट करोगे, इनिशियल पॉइंट पे जो डैमेज आता है आपकी फूड पे, ठीक है, उन सब चीज़ों का ख्याल रखोगे, आपकी फूड कभी डिटेरियोरेट नहीं करेगी, कभी उस पर माइक्रोबियल अटैक नहीं होगा, कभी केमिकल चेंजेस नहीं आएंगे, कभी फिजिकल इफेक्ट्स उस पर असर नहीं करेंगे। तो यू हैव टू नो अबाउट द शेल्फ लाइफ ऑफ योर फूड, और बहुत ज़्यादा देर के लिए उसको अपने पास सेव करने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट्स अवेलेबल हैं, हर चीज़ थोड़ी सी लेकर आएँ, उसको यूज़ करें, फिर से नहीं ले आएँ, फ्रेश चीज़ें यूज़ करें। और जो फ्रेश चीज़ में वाइटामिन्स और मिनरल्स, आपको न्यूट्रिएंट्स जो मिलेंगे वो कभी भी पुरानी चीज़ में आपको नहीं मिलेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट फूड डिटेरियोरेशन एंड इट्स कंट्रोल। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, डू राइट योर क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन बिलो एंड हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन इफ यू हैवंट येट। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज़।